So I'm starting now. Okay. But we have studied up to pre and post, and this particular the last lecture that was combined even E2, उसमें हमने functions और जो roles थे वो discuss किए थे कि फाइनेंस सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं और उसके रोल क्या होते हैं। बीच में एक टॉपिक तो मैं ये नहीं कहूँगा रह गया है, लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी वो जो टॉपिक है वो डिस्कस किया हुआ है। शो यू हियर, वो जो टॉपिक है उसका पूरा कटआउट मैंने आपको दिया हुआ है। दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर। यस, दिस इज द कटआउट। यस, ये हमें थोड़ा देखना है। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ऑलराइट, अगर हम हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो उसके है ना 3 भाग हैं। देयर आर 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज को आप यूं समझ लो कि जो मीडिएटर्स होते हैं। ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, पे देख सकते हो, ये मैं हूं, ये बैंक है और ये कंपनी है। मेरे पास पैसा है, मुझे पैसा के ऊपर ब्याज चाहिए, बैंक मुझे ब्याज देगा और इस कंपनी को लोन चाहिए। तो कंपनी अगर मेरे पास आएगी सीधी, तो मान लो कंपनी डूब गई तो नुकसान किसको? मुझे होगा। लेकिन ये जो मीडिएटर है बैंक, ये कंपनी की जांच पड़ताल करने के बाद ही इसको लोन देगा। तो मैं पैसे यहाँ डिपॉजिट करूंगा बैंक में, I will deposit the money into the bank and bank will give loan to the company. Company will give interest to the bank and in turn bank will give me the interest. And this bank will also earn the interest. So who are financial intermediaries? Financial intermediaries are banks, non-banking companies, insurance companies, mutual fund companies. ये सब intermediaries हैं। ये वो लोग हैं जो मीडिएट करते हैं, मीडिएटर बनते हैं, दलाल होते हैं ये लोग एक टाइप के। दे आर काइंड ऑफ अ ब्रोकर्स, है ना, बिटवीन 2 पार्टीज, द बोरोवर्स एंड द लेंडर्स। ओके, उन दोनों के बीच में ये मीडिएटर होते हैं और इनका काम ये होता है कि किस तरह से हम भी अर्न करें और लोगों को भी अर्न करवाएं, लेकिन विथ अ प्रॉपर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट मतलब जैसे बैंक को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। एनबीएफसी को भी आरबीआई कंट्रोल करता है अंडर द सुपरविजन ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। म्यूचुअल फंड के लिए एएमएफआई है, ओके, ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट। इंश्योरेंस के लिए इरडा है, आईआरडीए, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं, अच्छा, बैंक से फिर शेड्यूल बैंक्स, नॉन शेड्यूल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, अलग तरह के बैंक्स होती है। शेड्यूल बैंक मतलब which are scheduled in which are listed in the schedule of RBI. नॉन शेड्यूल मतलब which are not scheduled. All cooperative banks are non scheduled banks. फॉरेन बैंक्स जैसे कि अपने इंडिया में स्टैंडर्ड चार्टर बैंक है, वो एक फॉरेन बैंक है। ऑल राइट, एनबीएफसी में आईएफसीआई है, आईसीआईसी है, एचडीएफसी, ये सब नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड बहुत सारे हैं, देयर आर सो मेनी म्यूचुअल फंड्स। इंश्योरेंस कंपनी में एलआईसी ले लो आप, फिर जनरल इंश्योरेंस है, आईसीआईसी लॉम्बार्ड है, फिर आपका कोटक लाइफ इंश्योरेंस है, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज है, ठीक है। सो इन डिटेल दिस विल सी। आवाज कट रही है सर, आवाज क्लियर नहीं। अंजलि, आवाज क्लियर नहीं है। एम आई नॉट ऑडिबल? प्लीज गिव कंफर्मेशन एवरीबॉडी। आवाज नहीं बेटा क्लियर? नहीं सर, ठीक है, आवाज आ रही है बेटा। हाँ देखो, इसमें क्या होता है आपको बताता हूँ। सी आई विल टेल यू, आवाज का एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका नेट फ्लक्चुएट करता है, समझो मेरा भी कभी कभी अप डाउन होता है, तो वो नेट कनेक्शन अप डाउन होने से क्या होता है, आवाज कटती है। कभी कभी क्या होता है, आप जो ये स्क्रीन देख रहे हो ना, ये स्क्रीन भी कभी कभी ब्लर हो जाती होगी आपकी। ब्लर इन द सेंस आपको धुंधला दिखाई देता होगा, तो वो इट इज ड्यू टू नेट कनेक्टिविटी। सो ये एक इश्यू है, इसमें टेक्निकली हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि यू कम टू एनी ओपन प्लेस, जहाँ पर आप अगर बंद रूम में रहोगे ना, तो थोड़ा नेट का फ्लक्चुएशन आएगा। आप थोड़ी सी ओपन स्पेस या विंडो वगैरह खोल दो, तो नेट कनेक्टिविटी वुड बी फास्टर,
ठीक है, अकेले ट्राई माई लेवल बेस्ट, और रिकॉर्डिंग तो बाद में आपके पास अवेलेबल है ही, सो यू कैन वॉच इट एनी टाइम। ऑलराइट, सो आई एम प्रोसीडिंग फर्दर। In the second structure, the second pillar is the financial market. Market एक ऐसी जगह होती है, market is a place whereby the borrower and the lender meets and they borrow and lend the funds in the presence of a mediator, in presence of an intermediary. अब फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो आप देख सकते हो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, वन इज अ मनी मार्केट, वन इज अ कैपिटल मार्केट। नाउ व्हाट इज अ मनी मार्केट? मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है बेटा जिसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म मतलब यू कैन से लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर और सो, तो द मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स, ठीक है। लेकिन 1 साल से कम के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, या 5 साल से कम के लिए। उसमें बहुत सारे मार्केट आते हैं मनी मार्केट, जैसे कॉल मार्केट होता है। कॉल मार्केट क्या होता है कि मान लो एक बैंक को अचानक से पैसों की जरूरत पड़ी, तो वो दूसरी बैंक से लोन लेता है फॉर 24 आवर्स, और ये लोन 1500 की नहीं होती है, करोड़ों में होती है, और इसका एक दिन का ब्याज लगता है, 1 डे का भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। और ये कॉल मार्केट आप मानो ना बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि इसमें हेरा फेरी कैसी होती है, हजारों लाखों करोड़ों की होती है। आप हजारों करोड़ का भी अगर एक दिन का ब्याज गिनोगे तो लाखों में आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बहुत बड़ा मार्केट है बैंक्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज सीपी। सीपी यानी कमर्शियल पेपर मार्केट। कमर्शियल पेपर क्या होता है? कमर्शियल पेपर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो एक कंपनी है, बराबर, उसको एक डेटर ने लिख के दिया है, डेटर मतलब जिसके पास उसको पैसा लेना, उसने लिख के दिया है कि भाई मैं 3 महीने बाद आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा, और वो डेटर की मार्केट में क्रेडिटेबिलिटी जोरदार है। से फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी, अपने अंबानी की बात करिए, चलो, बराबर, उसने ऐसा बोला, ऐसा लिख के दिया कि भाई आपको मैं पैसा दूंगा। अब मान लो कि वो पेपर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास है, अब उसको पैसों की जरूरत है, तो मुकेश अंबानी के पास गया, उसने कहा अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, अभी तो मैंने पैसे जियो में लगा दिए। तो वो बंदा क्या करता है, वो जाता है बैंक के पास और बैंक को बोलता है कि ये मुकेश अंबानी का 10 करोड़ का लिखा हुआ एक पेपर है। बैंक बोलती है अरे यार क्यों नहीं, वो तो आदमी डूबने वालों में से है नहीं, आप काम करो, आप ये पेपर मेरे पास गिरवी रख दो और आपको 10 करोड़ के बदले में 9.9 करोड़ रुपए अभी के अभी आपको दे देता हूँ। अब मुझे पैसों की जरूरत है तो तुरंत वो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो वो जो 10 लाख रुपए बैंक ने मुझे कम दिए ना, वो बैंक ने कमाए, वो बैंक ने अर्न किए। अब बैंक 3 महीने बाद मुकेश अंबानी के पास जाएगा और 10 करोड़ रुपए वसूलेगा। उसको बोलते हैं कमर्शियल पेपर्स। ऐसे डेटर्स का भी होता है, असेट्स का भी होता है, बैंक क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, उसको सीपी कहते हैं, कमर्शियल पेपर्स। द नेक्स्ट इज सीडी मार्केट। सीडी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जैसे अपने बैंक में कैसे एफडी होती है, उसका एक अपने पास प्रूफ होता है कि भी मैंने फलानी बैंक में फलाने अमाउंट की फलाने रेट ऑफ इंटरेस्ट से मेरी एफडी में क्या होता है कि इन्हीं मुद्दत हो कि भाई 10 वर्ष से पाके 5 वर्ष से पाके एक मुद्दत हो। अब એ મુદ્દત ની વચ્ચે જો મને પૈસા જોતા હોય તો એને પણ હું મોર્ગેજ કરાઈને गिरवे મૂકીને હું પૈસા ઉપાડી શકું છું। એ પણ बैंक મને કરી આપે। जैसे आप लोगों को पता है, अगर मेरे पास LIC की पॉलिसी है तो कुछ सालों बाद मैं उस LIC पॉलिसी पे लोन भी ले सकता हूँ। आई कैन टेक लोन ऑल्सो। Are you getting my point? So that is your CD market, that is certificate of deposit market. नेक्स्ट इज ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स जो है ये आरबीआई इशू करता है। आरबीआई इशू करता है फॉर इन टर्म्स ऑफ क्रोर्स, है ना। आरबीआई जो है वो स्टेबलाइज करने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए ट्रेजरी बिल इशू करता है, जो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल की मुद्दत का होता है। बस 5 साल से ज्यादा की मुद्दत का नहीं होता, उसमें अमुक रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कमा सकते हो, ठीक है। ये सारे जो मैंने आपको बताए, कॉल मार्केट, सीपी मार्केट, सीडी मार्केट, ट्रेजरी बिल्स, ये सारे बेटा हम लोग डिटेल्स में जो हमारा चैप्टर है लास्ट वाला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, ये जैसे मैंने आपको शॉर्ट में ब्रीफ में एक्सप्लेन किया. So this was about money market. Now the next market that we are going to study is the capital market. कैपिटल मार्केट में आप दो तरीके से उसका स्ट्रक्चर है. एक है डायरेक्ट कैपिटल मार्केट और एक है इनडायरेक्ट कैपिटल मार्केट. अब डायरेक्ट कैपिटल मार्केट में क्या होता है, जैसे कि आईपीओ होता है, ये मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं. देयर इज अ न्यू इश्यू मार्केट, जिसे हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर. ये इसको आईपीओ मार्केट कहते हैं. इसमें कंपनियां अपना नया इश्यू लॉन्च करती है. इट इज कॉल्ड आईपीओ मार्केट. उसके अलावा देयर इज अ ओल्ड सिक्योरिटी, इनडायरेक्ट में बात कर रहा हूं मैं. इनडायरेक्ट में देयर इज अ ओल्ड सिक्योरिटी मार्केट मतलब एनएसई बीएसई, है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें आप जाके शेयर्स जो है उस कंपनी के डायरेक्टली खरीद सकते हो. एंड इन इनडायरेक्ट मार्केट देयर आर म्यूचुअल फंड्स, देयर आर सिक्योरिटी रिसिप्ट्स. म्यूचुअल फंड्स तो आपको पता है ना सब लोगों को. म्यूचुअल फंड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. लेट मी एक्सप्लेन अबाउट म्यूचुअल फंड. शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिटेल में अगेन देयर इज अ फुल चैप्टर ऑन दिस. मेरे पास मान लो 100 रुपए है, ठीक है. अब उस 100 रुपए में मुझे रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं. अब साला रिलायंस के एक शेयर का भाव 900 रुपए है, 1000 रुपए, चलो 1000 रुपए, 1000 रुपए पकड़ के चलते हैं. रिलायंस के शेयर का भाव 1000 रुपए. अब मेरे पास 100 रुपए ही है खाली, तो मैं क्या करूं? मैं तो रिलायंस का आधा शेयर भी नहीं खरीद सकता. आधा शेयर भी उसका 500 रुपए का होगा. तो ऐसा मैं नहीं, ऐसे मान लो लाखों लोग हैं. देयर आर लैक्स ऑफ पीपल. 1 लाख लोग हैं से फॉर एग्जांपल, जो रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मगर उनके पास 100 रुपए. अब आप इस 1 लाख को इस 100 से मल्टीप्लाई करो तो इट वुड बी 1 करोड़. 1 करोड़ रुपए हुए. समझना है इस बात को. अब ये 1 लाख लोग जो हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते, बट उन सबको रिलायंस का शेयर तो चाहिए भाई, पर उनके पास 100 रुपए है. तो ऐसे में जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, एमएफआई बोलते हैं उसको, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, वो क्या करती है, इन 1 लाख लोगों को इकट्ठा करती है और उनको बोलती है भाई आप सब लोग मेरे को 100-100 रुपए दो. ऐसे करके ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो 1 करोड़ रुपए अपने पास ले लेती है और ये जाकर रिलायंस के शेयर्स खरीदती है इन 1 करोड़ रुपए से. अब 1000 रुपए का शेयर है, तो अगर इसमें से 1000 गए तो ये रिलायंस ने कितने शेयर खरीद सकती है? 10,000 शेयर, 10,000 शेयर खरीद सकती है. अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना. अब 1 साल के अंदर ये 1000 रुपए का शेयर हो गया 2000 रुपए. तो ये जो म्यूचुअल फंड का एसेट था 1 करोड़ रुपए का, वो अब हो गया 2 CR, 2 करोड़ रुपए. तो ऑटोमेटिकली जो मेरे पास 100 रुपए थे वो भी कितने हो जाएंगे? 200 रुपए हो जाएंगे 1 साल के अंदर. अब सोचो, बिना रिलायंस के शेयर्स खरीदे मेरा 100 रुपया 200 रुपया हो गया. मैंने सिर्फ क्या किया? म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा रोका. सो म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड कंपनियां क्या करती है? इन लोगों के पास बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स होते हैं जिनको फंड मैनेजर कहा जाता है. इनका काम ये होता है कि म्यूचुअल फंड लोगों से पैसा लेना और वो पैसा शेयर मार्केट में लगाना, और वो आपको एनएवी देती है. एनएवी का मतलब होता है नेट असेसमेंट वैल्यू. हर म्यूचुअल फंड की एक वैल्यू होती है, जैसे जिसकी शुरुआत 10 रुपए से होती है. जैसे मैंने बताया, अब 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ हो गए तो मेरी एनएवी भी क्या हो जाएगी? 10 रुपए की 20 रुपए हो जाएगी. तो ये म्यूचुअल फंड का मार्केट है, बराबर. इसे म्यूचुअल फंड कहते हैं. ठीक है, ओके. आई स्टॉप फॉर 2 मिनट्स. तब तक कोई क्वेश्चंस हो तो हम ले लें. एनी क्वेश्चंस टू एनीबॉडी? सब बधाने खबर पड़े छे ना भाई? Reply me please, chat with me. Sir, Is it clear?
इज इट क्लियर? हाँ यस बेटा, बोलो 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 बेटा बोलो हर फिर यही बोलो। थोड़ी ना होता है कि इंक्रीज होगा पैसा, हाँ वो तो एक बात समझ, डिक्रीज भी हो शेयर सकता है ना, तब मार्केट क्या करेंगे? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली मान ले ये तेरे 1 करोड़ रुपए, रिलायंस का शेयर 1000 का समझो 500 रुपए हो गया, तो ये 1 करोड़ रुपए 50 लाख भी हो जाएंगे, वही और तो। यही 100 रुपए 50 रुपए भी हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखो बेटा, वेयर देर इज रिस्क देर इज प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसा कहा जाता है, नो रिस्क नो प्रॉफिट। ध्रुव पटेल सर, म्यूचुअल फंड नो कॉन्सेप्ट एक प्रोफेसर, हाँ समझाता हूँ बेटा, एक मिनट। नो रिस्क नो प्रॉफिट, म्यूचुअल फंड। और एक बात बेटा, एक बात दूसरी याद रखना, ये जो म्यूचुअल फंड कंपनियां होती है ना, ये 1 करोड़ 2 करोड़ की नहीं होती है, ये हजारों करोड़ रुपए की होती है, और इनके पास इतना फंड होता है कि ये लोग बिंदास स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और लोग सिर्फ एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते। तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, आप समझो बेटा, आई हैव जस्ट गिवन यू स्मॉल एग्जांपल। इनके पास थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस होते हैं, और इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये लोग सेक्टोरियल ग्रोथ में विश्वास करते हैं, जैसे कि थोड़ा पैसा ये लोग पेट्रोलियम इंडस्ट्री में लगाएंगे, थोड़ा पैसा ये लोग टेक्सटाइल में लगाएंगे, थोड़ा पैसा ये लोग हेल्थ केयर सेक्टर में लगाएंगे, थोड़ा वो लोग अपना फंड डाइवर्सिफाई करते हैं। म्यूचुअल फंड अगर मैं आपको समझाने जाऊं ना, तो मतलब रोज का एक लेक्चर भी कम पड़ेगा अपने को, क्योंकि म्यूचुअल फंड समझना इतना इतना इंपॉर्टेंट है। और आज के जमाने में अब देखना, आने वाली जो इंडस्ट्री, आने वाला जो समय होगा ना, वो इसी का होगा। ओके, लेट मी टेक द क्वेश्चन फर्स्ट। ध्रुव पटेल सर, म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से समझाओ ना। ध्रुव, हेलो ध्रुव। यस सर। हाँ बेटा, क्या समझ में नहीं है आपको आईपीओ में? ओ सॉरी, अरे सर आईपीओ क्या है, ये म्यूचुअल फंड। कॉन्सेप्ट सर एक बार फिर से समझाओ ना, रिपीट कर दो ना। हाँ एक बेटा, म्यूचुअल फंड में कैसा होता है कि मैं डायरेक्ट, इतना समझ ले, मैं डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में नहीं जाता हूँ शेयर्स खरीदने के लिए। मैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी में अपने पैसे लगाता हूँ, और वो म्यूचुअल फंड कंपनी मेरे बिहाफ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। मेरे पास उस कंपनी के यूनिट्स होते हैं, को शेयर्स नहीं बोलते, यूनिट्स बोलते हैं, और उन यूनिट्स की एनएवी होती है, दैट इज नेट असेसमेंट वैल्यू, बराबर। और वो लोग मेरे बिहाफ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर वो कंपनी जिन शेयर में इन्वेस्ट करती है उसका भाव बढ़ता है, तो मेरी भी एनएवी बढ़ती है। अगर मान लो भाव घटता है, तो मेरी भी एनएवी घटती है। लेकिन लेकिन लेट मी टेल यू, आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करोगे तो आपको नुकसान ज्यादा है, म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करोगे तो आपको नुकसान कम है। नुकसान भी कम है, फायदा भी कम ही मिलेगा, क्योंकि फायदा सब में बढ़ता है। एक रोटी है, उस रोटी के आप 1000 टुकड़े करोगे तो सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ये कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड का। लेकिन मान लो आप अकेले रोटी खाने बैठे हो और वो सड़ी हुई निकली, तो क्या करोगे? वो बासी निकली तो क्या करोगे? समझ में आया? यस सर। सो म्यूचुअल फंड का ये कॉन्सेप्ट है। ओके, ओके, नेक्स्ट थैंक क्वेश्चन। यू हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर। बाय किंजल गुप्ता। एक मिनट बेटा, एक मिनट, किंजल गुप्ता, किंजल गुप्ता। यस सर। हेलो। यस सर। हाँ सर, आईपीओ कब इश्यू करते हैं? बेटा आईपीओ तब इश्यू करते हैं जब हमें फंड्स, हमें पैसों की जरूरत होती है, और ये कंपनियां इश्यू करती है। आईपीओ के बारे में आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डिटेल में दिया हुआ है कि आप कब आईपीओ इश्यू कर सकते हो। मैं बता दूं कब इश्यू कर सकते हो आप। आईपीओ तब इश्यू कर सकते हो जब आपकी कंपनी की 3 साल की हिस्ट्री हो, 3 साल से आपकी कंपनी प्रॉफिट करती हो। आप पब्लिक ऑफर तभी ला सकते हो जब आप अपनी 3 साल की बैलेंस शीट सेबी में जमा करो, और आपको सेबी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, तभी आप मार्केट में आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, ला सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब आप आईपीओ लाते हो तब आपकी कंपनी जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाती है। जब तक आपके पास आईपीओ नहीं है, तब तक आपकी कंपनी कैसी कहलाती है? प्राइवेट कंपनी, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है। गॉट इट किंजल? यस सर। जल्पाबेन मोची, न्यू इश्यू मार्केट एंड ओल्ड सिक्योरिटी मार्केट एक्सप्लेन करो। ओके जल्पा, न्यू इश्यू मार्केट का मतलब होता है कि जब हम कोई भी आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, मार्केट में लाते हैं,
उसे हम कहते हैं न्यू इश्यू मार्केट। न्यू इश्यू मतलब फ्रेश इश्यू, बराबर। अभी अभी आप मार्केट में आए हो और राइट नाउ यू आर गेटिंग द फंड्स फ्रॉम द मार्केट, उसे कहते हैं आईपीओ। मतलब आज तक आपकी कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। अप टिल नाउ यू आर नॉट लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। उसे कहते हैं न्यू इश्यू मार्केट। न्यू इश्यू मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं, अंडरराइटर्स होते हैं, फिर कंपनी के एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स होते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं न्यू इश्यू मार्केट में, बराबर। और दूसरा क्या पूछा तूने? ओल्ड सिक्योरिटी मार्केट। ओल्ड सिक्योरिटी मार्केट मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जब आपकी कंपनी एनएससी और बीएससी में लिस्ट होती है, फिर जब कोई भी शेयर होल्डर वहां से शेयर परचेस करता है, तो उसे हम कहते हैं ओल्ड सिक्योरिटी मार्केट। मींस योर सिक्योरिटीज आर ऑलरेडी लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज एंड you are purchasing as a shareholder, you are purchasing from the stock exchange। तो स्टॉक एक्सचेंज से जब आप परचेस करते हो एनएससी और बीएससी से, तो वो ओल्ड सिक्योरिटी मार्केट है। लेकिन जब आप आईपीओ इश्यू करते हो, तो वो आपके लिए कौन सा मार्केट हुआ? न्यू इश्यू मार्केट हुआ। क्लियर जल्पा? यस सर। ओके बेटा, ओके ओके ओके। अब हमारे पास 5 मिनट है, मैं नया तो कुछ शुरू नहीं करूंगा। लेट मी टेक मोर क्वेश्चंस फ्रॉम यू। Anything else you want to ask, beta? Anything else? Yes. Yes, તમે Christine. કીધું ને હા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ માં મેનેજર હોય છે તો એ મેનેજર બનવા માટે આપણે કોઈ એક્ઝામ આપવી પડે છે? કમાઈ જ લેવું છે તમને। જો આમાં કેવું હોય, આ જે ફંડ મેનેજર્સ હોય ને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીઝમાં, એ લોકો છે ને ફાઇનાન્સમાં બહુ જ આગળ પડતા હોય। એના માટે તમારે છે ને એમબીએ ફાઇનાન્સમાં કરો ને, બરાબર। અને છે ને આની અલગથી એક્ઝામ પણ આવે છે। મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જો તમારે ફંડ મેનેજર બનવું હોય ને, તો એની અલગથી એક્ઝામ પણ આવે છે, એ એએમએફઆઈ દ્વારા લેવામાં આવે છે। પણ ઇફ યુ આર એમબીએ ઇન ફાઇનાન્સ અને પ્લસ જો તમારે સ્ટોક માર્કેટનો અનુભવ હોય ને, તો એવી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની પણ જોઈ છે કે જે લોકો એમબીએ ઇન ફાઇનાન્સ વાળા મેનેજર નથી, પણ એ લોકોને માર્કેટનો બહોળો અનુભવ છે। દે આર એક્સપિરિયન્સ ઇન ધ માર્કેટ। જે માણસ પાસે સ્ટોક એક્સચેન્જનો પૂરેપૂરો નોલેજ હોય ને, એ ફંડ મેનેજર બની શકે છે। એવું કોઈ જરૂર નથી કે તમારે કોઈ ડિગ્રી હોવી જોઈએ કે તમારે કોઈ એક્ઝામ આપવી જોઈએ। હા, એમબીએ ઇન ફાઇનાન્સ છે કે આ ઘણી બધી વસ્તુઓ છે જે તમે કરી હોય, સીએ હોય, હે ને, આઈસીડબ્લ્યુ કરેલું હોય, સીએમએ કરેલું હોય, એ બધાને આ આવી શકે। પણ તમારા પાસે માર્કેટનો અનુભવ હોવું જોઈએ। ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ। તમારે જેટલો માર્કેટનો અનુભવ હશે વધારે, એટલા જ તમારા ફંડ મેનેજર બનવાના ચાન્सेस વધારે। ठीक है? हाँ। खुशी सर, ट्रेजरी बिल एक बार फिर से एक्सप्लेन करो बेटा। ट्रेजरी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल है ना, ये आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये इश्यू करता है। क्यों इश्यू करता है? क्योंकि आरबीआई को या गवर्नमेंट को फंड्स चाहिए होते हैं। देखो, गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए तो वो आरबीआई के पास जाता है, ठीक है, और वो आरबीआई से पैसा लेता है। जैसे अभी 20 लाख करोड़ का मोदी जी ने हमें ये दिया है, क्या बोलते हैं, आत्मनिर्भर भारत फंड। तो ये सारा पैसा थ्रू फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रूटेड होता है। तो जब पैसा चाहिए होता है, एक्स्ट्रा पैसा, तो आरबीआई जो है ट्रेजरी बिल्स और ऐसे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स बाजार में डालती है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा होता है, और प्लस सबसे अच्छी बात होती है कि ये टोटली सिक्योर्ड होता है, बिकॉज ये आरबीआई इशू करता है, सो इट इज कंप्लीटली सिक्योर्ड, बराबर। इसमें रिस्क फैक्टर 0 होता है, नो डाउट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, लेकिन हमारा पैसा सिक्योर रहता है, बिकॉज आरबीआई इन ट्रेजरी बिल्स को इशू करता है। ये ट्रेजरी बिल्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये ट्रेजरी बिल्स के कुछ पॉइंट्स हम लोग डिटेल में आगे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर खुशी? Yes, sir. Thank you. ओके ओके ओके। Sir, एनीथिंग? हाँ, यस 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 यस। सर आपने कहा आईपीओ न्यू इश्यू होता है, मतलब न्यू कंपनीज इश्यू करती हैं, तो वो कंपनी पहले एक मिनट बेटा। न्यू कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी प्राइवेट कंपनी है, 3 साल का उसका क्या बोलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो ही वो कंपनी आईपीओ बाजार में ला सकती है। तो कोई भी नहीं, मतलब अभी सपोज मैं
बोलो लिस्टेड बोलो। होती है मार्केट में, शेयर मार्केट में। बेटा अगर वो लिस्टेड होगी तो आईपीओ क्यों लाएगी? ओके, हाँ सर, वही पूछना था। हाँ मतलब बेटा, प्राइवेट देखो दो लिमिटेड तरह की कंपनी कंपनी, है, और प्राइवेट कभी उसके बाद लिमिटेड 3 नहीं होती साल है। का। प्राइवेट कभी लिमिटेड नहीं होती बेटा, प्राइवेट कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनियां वो होती हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होती है। प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ओके सर। हाँ वो पढ़ो बेटा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां पढ़ोगे ना तो यू विल कम टू नो। बराबर। ओके ओके कोई भी सपोज मान लो कि मैं आज बैठ के कंपनी बना रहा हूँ, एबीसी कंपनी लिमिटेड, सपोज मैंने बनाई, और मैं जाकर उसका आईपीओ ला दूंगा, नहीं ऐसा होगा ही नहीं, सेबी आने ही नहीं देगा। सेबी पहले ही बोलेगा लाओ तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड बताओ। बराबर। ओके ओके सर। बेटा अब मैं अटेंडेंस शीट डाउनलोड करने जा रहा हूँ, सो यू सी टू इट दैट यू डोंट लीव द क्लास। एक सेकेंड, आज का लेक्चर रिकॉर्डेड है, सो शॉर्ट पीरियड में आपको अपने आप उधर आपके ग्रुप में आपको दिख जाएगा। Okay, I hope everybody the lecture is clear. All right, so see you then next time. Take care everybody. Goodbye. बाय सर। I am ending it. Okay, thank you.